ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। तो उसके लिए हमें पहले इस लास्ट वाली लाइन का पता होना चाहिए, लास्ट वाली टर्म का पता होना चाहिए कि क्लोज सरफेस क्या होता है। तो कुछ आइडिया है क्लोज सरफेस के बारे में कि क्लोज सरफेस क्या होता है? जिसमें कोई ओपनिंग ना हो। हम्म कुछ हद तक बात ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन देखें क्लोज सरफेस की। सबसे पहले मैंने सिर्फ क्लोज सरफेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल आपके सामने पेश की है। क्लोज सरफेस डू नॉट पोजेस एन एज और बाउंड्री। Examples of closed surface include a sphere and an unbroken eggshell। कि क्लोज सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है। ठीक है। जैसे कि एक स्फेयर, अगर हम स्फेयर के अंदर कोई छोटा सा पंक्चर भी कर देना, छोटा सा सुराख कर दें, तो वो क्लोज सरफेस नहीं रहेगा, वो ओपन सरफेस बन जाए। ठीक है। ठीक। अगर हम जो एग शेल होता है, एक अंडा होता है, उसको तोड़ देंगे तो वो ओपन सरफेस होगा। अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, प्योर इलिप्टिकल फॉर्म में, तो वो एक क्लोज सरफेस की एग्जांपल ली जा सकती है। ठीक है। जी। ओके, वंस वी आर डन विद द क्लोज सरफेस, तो अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फार्मूला देखा है ना, जो अभी आप बता रही थी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो उसमें कॉस थीटा इंट्रोड्यूस हो जाता है ना। जी। तो ये जो जी। फार्मूला है ना, ये हमारे पास फ्लैट सरफेसेस पे अप्लाई हो सकता है सिर्फ। इस फार्मूले का एक अच्छा। प्रॉब्लम है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द फ्लैट सरफेस एरियाज। ठीक है। जैसे ही हमारा इनकाउंटर होता है कर्व सरफेस एरिया से जो फ्लैट ना हो, तो उनके लिए हम इस फार्मूले को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे इस टॉपिक में आने वाली है बात, कि ये देखें, ये एक मैंने आपके साथ डायग्राम शेयर की। इस डायग्राम में क्या है कि एक स्फेयर है, इसको आप स्फेयर अज्यूम करें। ठीक है। और जी। ये स्फेयर जो है ये क्लोज सरफेस है। ठीक है। अब इस क्लोज सरफेस के सेंटर पे हमने रखा हुआ एक चार्ज क्यू जो कि पॉजिटिव चार्ज है। और उसकी वजह से आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ऐसा ही है ना। जी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अब हमने इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब हम देख ही सकते हैं कि इस क्लोज स्फेयर की जो बाउंड वो है सरफेस है वो कर्व्ड है, वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है। जिस तरह हम जी। जमीन का छोटा सा टुकड़ा देखें वो एक फ्लैट सरफेस बन जाता है ना। वो एक फ्लैट सरफेस एरिया नहीं है, वो एक जी। कर्व सरफेस एरिया है। तो हमने उस अब इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस पूरे स्फेयर के सरफेस को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करना है। छोटे छोटे इंटरवल्स में, एन नंबर ऑफ इंटरवल्स में, पैचेस में डिवाइड कर देना है पूरे स्फेयर को। ठीक है। अब मैं सारे स्फेयर का जी। तो ये नहीं बना सकता, आप अज्यूम कर लें कि ये जो पहला बनाया है मैंने, ये फर्स्ट सरफेस है। इतना छोटा पैच हमने अज्यूम करना है कि वो छोटा सा पैच एक फ्लैट सरफेस एरिया कंसीडर किया जा सके। ठीक है। ठीक। उसके सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर एरिया होगा उसको डिफरेंशियल एरिया कहते हैं, और वो है डेल्टा A1। सही है। जी। और उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी ऑब्वियसली आउटवर्ड्स होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कह देते हैं E1। सही हो गया। जी। इसी तरह किसी दूसरे सरफेस के लिए वेक्टर एरिया क्या होगा, डेल्टा A2। और उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E2। समझ में आ रही है बात। ठीक। जी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्फेयर को ऐसे छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, और
जो सबसे लास्ट इंटरवल जिसको हम nth इंटरवल कह सकते हैं, उसके एरिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा ए एन से, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन में वो ई एन के इक्वल हो। बात समझ में आ रही है? जी तो अब हमने जब इस पूरे स्फीयर को छोटे छोटे पैचेस में इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, तो अब हम हर एक छोटे पैच को फ्लैट सरफेस एरिया मान रहे हैं, और उस फ्लैट सरफेस एरिया के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ई डॉट ए ई ए कॉस ऑफ थीटा हुआ करता था। सही है? जी तो फर्स्ट पैच जिसका एरिया डेल्टा ए वन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वन है, उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई वन का नाम दे देते हैं, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा ई वन डॉट डेल्टा ए वन। इसी तरह दूसरे फ्लैट सरफेस के लिए, छोटे से पैच के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें तो फाई ई टू विल बी इक्वल टू ई टू डॉट डेल्टा ए टू। मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ रही है। जी तो थर्ड के लिए क्या लिखेंगे मुझे बताएं जरा। E3 हम्म। डॉट डेल A3। जी। तो इस तरह हम उन तमाम छोटे छोटे सर्फेसिस के लिए फ्लक्स का फार्मूला लिख सकते हैं जिन सर्फेसिस में हमने इस पूरे स्फीयर को डिवाइड किया है। ठीक है? जी तो लेट्स सपोज वो इस तरह से लिखते लिखते हम लास्ट इंटरवल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, वो होगा क्या? फाई ई एन, N दैट विल बी इक्वल टू ई एन डॉट, डॉट डेल AN। शाबाश। इस तरह से हमने तमाम छोटे छोटे सर्फेसिस का अलहदा अलहदा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लिया। तो अब अगर हम तमाम फ्लक्सेस को एड अप कर लें तो पूरे क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू, जिसको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल का नाम दे देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये पूरे सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए है। उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला बनेगा पाई ई वन प्लस पाई ई टू प्लस पाई ई थ्री अप टिल द nth इंटरवल, है ना? जी जी तो इनकी वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे तो वो ई वन, फाई ई वन की वैल्यू है ई वन डॉट डेल्टा ए वन, और सेकेंड फ्लक्स की जो वैल्यू है वो है ई टू डॉट डेल्टा ए टू। इसी तरह nth फ्लक्स के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा? ई एन डॉट डेल्टा ए एन। अब आपको पता ही है कि हमने नाइन्थ क्लास में भी देखा हुआ है, टेंथ में भी, फर्स्ट ईयर में भी, कि जब हमारे पास इस तरह से कुछ टर्म्स होती हैं जिनको हम ऐड कर रहे होते हैं वन बाय वन, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई एन, तो हम उसको समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं। समीशन जी वाई एंड जहाँ पे एन आएगा, और हम बताएंगे कि एन स्टार्ट होता है वन से, या यहाँ पर आई लिख देते हैं। आई स्टार्ट होता है वन से और जाता है एन तक। तो इसका मतलब है कि इस तरह की सम की हुई काफी सारी टर्म्स को हम एक समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? जी तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम इसी तरह से समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस कैन बी रिटन इन समीशन फॉर्म जस्ट लाइक दिस, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल पूरे सरफेस का, उसको लिखा जा सकता है ई आई डॉट डेल्टा ए आई, जबकि ये जो आई है ये स्टार्ट होता है वन से और चलता है एन तक। तो ये हमारे पास पूरे क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक So that's how we can calculate the electric flux of a closed surface when some kind of charge is placed in the closed surface. Okay, तो हम चलते हैं जरा आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो है गॉस लॉ। तो सबसे जी पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान ले उस भाईजान का जिसने ये लॉ पेश किया। वो एक जी जर्मन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट हैं जिसने काफी सारी फील्ड्स में काम किया हुआ है। उसका पूरा नाम है जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस, और वो 18वीं सदी के आखिर से
19वीं सदी के मिड तक इस धरती पर मौजूद थे और अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे 1777 टू 1855। अब ठीक। उसके काम करने की फील्ड्स जो हैं देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने क्या, नंबर थ्योरी, मैथमेटिक्स में एक अलग से सब्जेक्ट है नंबर थ्योरी का ना, उसमें भी काम किया हुआ है। जी। स्टैटिस्टिक्स एक अलग से सब्जेक्ट है, उसमें भी काम किया हुआ है। एनालिसिस वो अलग से डिस्कशन होती है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री वो भी एक अलग से सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें भी काम किया हुआ है। हम्म। एस्ट्रोनॉमी एंड ऑप्टिक्स, ये सारी अलग अलग से ब्रांचेज ऑफ साइंस है। तो उसने एक ही जी। टाइम में काफी सारी फील्ड ऑफ साइंसेज को स्टडी किया। ये फील्ड तो अब बनी है, उस वक्त तो कलेक्टिव वर्ड्स होते थे, कलेक्टिव नॉलेज होता था इसका, ठीक है ना। जी। जी। तो अच्छा खासा काम किया हुआ है। तो उसने एक लॉ पेश किया, उस लॉ को हम गॉस लॉ कहते हैं। और वो हमें इसी तरह के, अभी हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे थे ना पीछे, क्लोज सरफेस एरियाज के, तो उसने उन क्लोज सरफेस एरियाज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला प्रोवाइड किया, और उस फार्मूले को हम गॉस लॉ कहते हैं। तो पहले हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने गॉस लॉ में जो बात कही है वो ये है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि अगर हम उस ठीक है। क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्लोज हुए हुए चार्ज क्यू को डिवाइड कर दें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि एप्सिलॉन नॉट से, नॉट। हमारे पास उस क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई आ जाता है, ठीक है। जी। इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम फार्मूला देखें तो वो फार्मूला ये बनता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस का, वो उस क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर डिवाइड करने से हासिल हो जाता है। तो ये उस सही। फॉर्मूला की स्टेटमेंट और ये वो फार्मूला। अब लॉन्ग क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। पहले डेफिनेशन हो गई, फिर ये फार्मूला हो गया, अब इस फार्मूले की डेरिवेशन हो, सही है। जी। ओके, तो डेरिवेशन में हम फिर से क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। अब वो चीज सारी हम प्रीवियस टॉपिक में सीख चुके हैं। देखें, ये वही जी। सारी बातें, वही सारी डिस्कशन है जो आपने एक्सप्लेन करनी होगी यहाँ पे थ्योरेटिकली। के पहले एक डायग्राम बनाएंगे हम ये वाली, उसमें क्या करेंगे, हम एक क्लोज्ड स्फेरिकल फॉर्म में एक क्लोज सरफेस अज्यूम करेंगे, और उसके सेंटर पे कोई चार्ज क्यू, हमारी बुक में स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस डायग्राम में कैपिटल क्यू, तो आप स्मॉल क्यू भी यूज कर सकती हैं, ठीक है ठीक। जी। तो फिर क्या करेंगे, हम इस पूरे स्फेयर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे, उन पैचेस का अलग अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर उनको एडअप करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, सही है। जी। अच्छा, उस कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे इस स्फेयर के सेंटर पे ये चार्ज क्यू रखा हुआ है और इस स्फेयर का रेडियस है जी। आर, तो इस स्फेयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस फार्मूले की मदद से लिखा जा सकता है या नहीं, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। लिखा जा सकता है। ओके, अब आप मुझे बताएंगे इसी फार्मूले को जहन में रखते हुए कि एक पॉइंट में ले रहा हूँ पॉइंट 1, दूसरा पॉइंट में ले रहा हूँ पॉइंट 2, और तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट 3। इन जी। तीनों पॉइंट्स पर किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। ये सारे तो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क। ये सारे स्फीयर के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी कि रेडियस के डिस्टेंस पर हैं। तो सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। तो इन तमाम पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक जी। फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगी, शाबाश। तो अब हम अगर इस स्फेयर के सरफेस को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करें, जैसा कि यहाँ पे एक छोटा सा पैच आपको दिखाया हुआ भी है कि ये एक छोटा सा सरफेस है, उस सरफेस का डिफरेंशियल एरिया यहाँ पे तो डी ए लिखा हुआ है, हम इसको डेल्टा लिखेंगे जिस तरह पहले वाले टॉपिक में लिखा, डेल्टा A1, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, सही है। जी। तो अब इसी इसी चीज को देखते हुए मुझे बताओ
कि डेल्टा A1 और E1 के दरमियान में एंगल कितना है? 0। शाबाश। तो यहाँ पर जो इन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल थीटा है, थीटा 1 का अगर मैं उसको नाम दूं तो वो 0 डिग्री है। इसी तरह जी। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा छोटा सा पैच अज्यूम कर लूं और उस छोटे से पैच का एरिया डेल्टा A2 अज्यूम कर लूं और वहां पर इमर्ज आउट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E2 कह लूं, तो इन दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी? थीटा। 0। शाबाश। थीटा 2 की वैल्यू भी क्या होगी? 0 डिग्री होगी। तो इसी तरह हम इस पूरे स्फेयर को फिर से छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे आयशा? ताकि हमें एक फ्लैट सरफेस मिल जाए और फिर हम उसको जो फार्मूला अप्लाई। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हम उसको अप्लाई कर सकें। शाबाश, वेरी गुड। हम इसको छोटे छोटे इंटरवल में इसी वजह से अप्लाई डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम उस फार्मूले को अप्लाई कर सकें। तो अब वो सारा प्रोसेस तो आपको पता है ना? जी। डायरेक्ट डायरेक्ट में कैलकुलेशंस की तरफ जाऊं? जी। हाँ देखें, जब हमने इस पूरे स्फेयर को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे ना तो इस तरह से वो काफी सारे पैचेस बनकर सामने आएंगे। सही है। जी। देखें ये छोटा सा पैच यहाँ पर भी है, इसके साथ भी है। इस तरह ये पूरा स्फेयर छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड हो जाएगा। ओके। तो अब देखें, पहले सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE1 लिख रहा हूं मैं, और उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला अभी पीछे देखा, वो है क्या? E1 डॉट डेल्टा A1। जी। इसको हम कॉस थीटा की फॉर्म में लिखें तो E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा 1, cos थीटा। है ना? जी। और थीटा 1 की वैल्यू जी। अभी आपने बताई कि वो 0 डिग्री है, और कॉस 0 डिग्री पर आंसर क्या होता है? 1। 1। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे कि E1 डेल्टा A1 φ1 की वैल्यू आ जाएगी, जी। क्योंकि कॉस 0 डिग्री होने की वजह से 1 के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट पैच के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। सेकंड पैच के लिए भी इसी तरह फाइंड आउट किया जा सकता है ना? जी। तो उसके लिए क्या आंसर आएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं क्योंकि आपको कैलकुलेशंस पीछे पता चल चुकी हैं। जी। φE2 का आंसर जो आएगा वो आएगा ये E2 डेल्टा A, E2 डेल्टा A2। है ना? ठीक। और थर्ड जी। के लिए भी लिखा जा सकता है, फोर्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए भी। तो मैं डायरेक्ट nth के लिए लिख दूं, जी। φEn इज इक्वल टू En डेल्टा A एन ओ। अब हम इन तमाम फ्लक्स को एड अप करके टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं? गॉसेस लॉ का फार्मूला प्रूव करने के लिए, ठीक है? जी। जी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल विल बी इक्वल टू φE1 प्लस φE2 प्लस φE3 प्लस अप टिल φEn। जी। इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। φE1 की वैल्यू जो अभी आई वो है E1 A1 डेल A1। डेल्टा A1 प्लस, यहाँ तक बातें क्लियर है? जी। अब देखें यहाँ पर E1 E2 E3 E4 En तमाम पैचेस की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है ना? जी। जबकि अभी आपने बताया कि ये जो पैचेस हैं सारे ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। हम्म? जी। तो उस इक्वल जी। डिस्टेंस पर होने की वजह से इन तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होंगी। E1 की वैल्यू E2 के इक्वल होगी, है ना? जी। ये बात क्लियर है ना? जी। जी। तो E2 की वैल्यू E3 के इक्वल होगी। तो ये सारी हम एक दूसरे के इक्वल अज्यूम कर रहे हैं और इन सबको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इन सब की वैल्यू जो है वो सेम है। E1 भी E के इक्वल है, E2 भी E के इक्वल है, E3 भी E के इक्वल है और En भी E के इक्वल है। तो इन तमाम की जगह पर E1 की जगह पर भी E लिखा जा सकता है, E2 की जगह पर भी, E3 की जगह पर भी और En की जगह पर भी E लिखा जा सकता है। ऐसे ही है। जी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल जो होगा वो इक्वल आ जाएगा, E1 की जगह पर E आ गया है ना यहाँ पे, जी। और यहाँ पे E2 की जगह पर भी क्या आ जाएगा? ई।
तो मैं इन तमाम टर्म्स में ई कॉमन आ जाएगा, तो मैं उसको डायरेक्ट कॉमन लेकर लिख दूं। जी जी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तमाम टर्म्स में से कॉमन ले ली, और ये हमारे पास बाकी जो रह गया वो पहले फ्लैट सरफेस का सरफेस एरिया प्लस डेल्टा ए टू सेकेंड का, दूसरी इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ और nth का डेल्टा ए। तो अब इसको हम इस तो सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कुछ इस तरह लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू समेशन डेल ए डेल्टा ए, है ना। जी और ये तमाम, अब देखें हमने जब इस पूरे स्फेयर के सरफेस को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किया था, तो वो अलग-अलग छोटे छोटे पैचेस बन गए थे। तो अब तमाम को एडअप कर दिया, तो पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया बन जाएगा ना। जी बात समझ में आ रही है। जी देखें यहाँ से जो नेक्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ वो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्फेयर। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आयशा समीशन जी समीशन ए जो है ना, वो समीशन डेल्टा ए तमाम छोटे छोटे इंटरवल्स के जी एरियाज को एडअप किया है, तो वो पूरे स्फेयर का एरिया बना रहे हैं मिलकर। जी जी तो इस जैसे एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक तो इस डेल्टा समीशन डेल्टा ए की जगह पर हमने एरिया ऑफ स्फेयर लिख दिया। सही है। तो अब आपको पता है जी कि एरिया ऑफ स्फेयर को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला होता है। 4 पाई समथिंग हाँ जी, एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने का फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा था, जबकि यहाँ पर जो के है जी उसकी वैल्यू भी हमें पता है कि वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना। जी ये के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और एरिया ऑफ स्फेयर की जगह पर लिखेंगे 4 पाई r²। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल ऑफ दिस स्फेयर किस चीज के इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पर आ गया, और ये एरिया ऑफ स्फेयर की जगह पर जी 4 पाई r²। तो अब आप देख सकते हैं 4 पाई जो है वो 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, r² से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया Q क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल ऑफ दिस क्लोज सरफेस comes out to be equal to the Gauss's law। तो यहाँ पर आकर हमारे गॉस लॉ की डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हम इसी को यूज कर सकते हैं। अब पहले तो इस फार्मूले को देखें जरा। इस फार्मूले में इस क्लोज सरफेस की ज्योमेट्री शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं कि क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एक क्यूब के लिए लिखा हुआ है, या एक स्फीयर के लिए लिखा हुआ है, या एक रेक्टेंगल के लिए लिखा हुआ है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। इस इक्वेशन में सिर्फ दो चीजें नहीं हैं, एक है चार्ज और एक है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है, बाकी उस क्लोज सरफेस की शेप कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। ठीक है तो जी अगर हम किसी भी इरेगुलर शेप की क्लोज सरफेस ले लें, देखो ये कोई इरेगुलर शेप का क्लोज सरफेस ले लिया हमने, और उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दें, तो उस इरेगुलर शेप के क्लोज सरफेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला यही होगा। उससे नेक्स्ट एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन, कि अगर हमारे पास एक और इस तरह का क्लोज सरफेस है, और उस क्लोज सरफेस में एक चार्ज नहीं है बल्कि काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस को रखा हुआ है। यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है Q1, यहाँ पर कोई दूसरा है Q2, तीसरा भी यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह से n नंबर ऑफ वो स्मॉल चार्जेस पॉइंट चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है। ठीक और जो लास्ट चार्ज है वो nth चार्ज है। तो जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस रखे जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अलहदा अलहदा पहले एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ,
फिर दूसरे चार्ज के लिए, फिर तीसरे चार्ज के लिए, फिर चौथे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, फिर उन तमाम को एड अप करके इन तमाम चार्जेस की वजह से इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला गॉस लॉ देता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। जी तो फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। जी। सेकंड चार्ज की वजह से क्या होगा? Q2 over epsilon naught. शाबाश, क्यू टू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड चार्ज की वजह से भी आप लिख सकती हैं, फोर्थ की वजह से भी, और Q3 over epsilon naught. के लिए लिखवाएं क्यू एन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जब हमें अलग-अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है अलग-अलग चार्जेस की वजह से, तो हम इन तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एड अप करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरह से आएगा। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में हम ऐड करेंगे दूसरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, और इसी तरह दूसरे में तीसरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ऐड अप की जाएगी, एंड अप टिल द एन नंबर ऑफ चार्जेस। तो nth चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हुआ होगा उसको ऐड अप किया जाएगा। सही है। जी तो अब हम देख ही सकते हैं कि तमाम टर्म्स के अंदर वन ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है ना। जी तो ये वन ओवर एप्सिलॉन नॉट हमने लिया कॉमन, तो बाकी क्या रह गया? क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर फाइव सिक्स एंड क्यू एन। तो इस क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर को हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो समेशन फॉर्म बनेगी जी कुछ इस तरह: क्यू आई फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम वन टू एन। और ये जो तमाम चार्जेस हैं एड अप होकर टोटल चार्ज बनाते हैं, और टोटल चार्ज को हम क्यू, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इक्वल होगा समेशन आई स्टार्ट्स वन टू एन क्यू आई के। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ रहा है क्लोज सरफेस का ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस, वो आ रहा है वन ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू। जी तो यहाँ से गॉस लॉ की एक मोर सिंपलर डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है, और वो डेफिनेशन क्या है उसको समझने के लिए पहले ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन समझो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये x है और ये 2x है, और यहाँ जी पे लिखूँ ये 3x, तो हम इसको बजाय 1x 2x 3x कहने के हम ये कह सकते हैं कि 1 टाइम्स x, 2 टाइम्स x, 3 टाइम्स x कह सकते हैं ना। जी और अगर मैं कहूँ ये 1/2 टाइम्स x है, तो इस तरह भी पढ़ा जा सकता है इसको। जी और अगर मैं इसको इस तरह कहूँ 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम क्यू, तो ठीक रहेगा। जी हाँ जी। तो इस अगर फार्मूले को हम देखें तो यहाँ पर हमें गॉस लॉ की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बताई जा रही है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक या गॉस लॉ का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जी कल इंशाल्लाह हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये वाला टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था, और आने वाली 3 एप्लीकेशंस भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।